को आगे बढ़ाते हैं। IKS हेल्थ की अच्छी लिस्टिंग पर कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CEO सचिन गुप्ता और CFO नित्या बालासुब्रमण्यम हमारे सहयोगी अनुराग शाह से खास बातचीत की है। इस बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। IKS हेल्थ केयर की शानदार लिस्टिंग हुई है और इसी पर बातचीत के लिए कंपनी का मैनेजमेंट मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत बधाई आपको शानदार लिस्टिंग के लिए। और सर, इसके बाद अब आगे चल के किस तरह की योजनाएं रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि US के अंदर जो हेल्थ केयर स्पेंड है वो करीब CAGR दर से 6-7% तक बढ़ेगा, तो उससे आपकी कंपनी जो है किस तरह से ग्रो करेगी और क्या विस्तार योजनाएं रहेगी? पहले मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो US हेल्थ केयर मार्केट है, हम उसके एक सेगमेंट में फोकस करते हैं जो कि फिजिशियन क्लिनिक सेगमेंट है। वो करीब $1.5 ट्रिलियन की सेगमेंट है, जो कि जैसे आपने कहा 6-7% से ग्रो कर रही है। उस सेगमेंट में जो हम काम उनके लिए करते हैं वो करीब 225 बिलियन का टैम है। वो टैम 6-7% ग्रो हो रहा है, पर उसमें से अभी तक केवल 30 बिलियन आउटसोर्स हुआ है। वो जो 30 बिलियन है वो 12% पे ग्रो कर रहा है। और जिस तरीके का इन्फ्लेक्शन हम देख रहे हैं अभी, जैसे IT सर्विसेज में हुआ था लेट 90s से 2010 तक, उस तरीके का इन्फ्लेक्शन हम देख रहे हैं अब इस इंडस्ट्री में। तो ये जो 30 बिलियन का टैम है, आउटसोर्स टैम, जो 12% पे ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है वो और भी तेजी से ग्रो करेगा अगले 10, 15, 20 सालों के लिए। और हमने जो लीडरशिप पोजीशन ऑलरेडी बना ली है इस स्पेस में, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हम वो 12% से काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाएंगे। तो जो आउटसोर्स टाइम की पेस है उसको काफी आउटपेस कर पाएंगे। और हमें ये तो साफ दिख ही रहा है हमारे नंबर्स में कि जो मार्जिन ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से और भी ज्यादा तेज रहेगी। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि संभावनाएं काफी अपार है। सर, जिस तरह से मेरे पास आपकी कंपनी के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि आप 54% रेवेन्यू, 37% EBITDA और 26% ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। तो आगे चल के इस पे किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, एक अगले 2 साल का अगर नजरिया देखें तो? मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं देना चाहूंगा, बट जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है हम इस बारे में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये जो 12% आउटसोर्स टाइम की ग्रोथ है, हम उसको काफी मार्जिन से बीट कर पाएंगे ग्रोथ में। और 2-3 साल नहीं, बल्कि अगर हमने काम अच्छे से किया तो 10, 15, 20 साल, क्योंकि इतना पोटेंशियल है। और जहां तक कि मार्जिन का सवाल है, वो जैसे आपने देखा पहले हमारे 37-38% EBITDA मार्जिन रहते थे। फिर हमने एक कंपनी एक्वायर करी पिछले साल, एक्यूटी सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से हमारे प्रोफॉर्मा EBITDA मार्जिन गिर के 24% हो गए थे। फर्स्ट हाफ फिस्कल 25 में वो ऑलरेडी 28% पे बढ़ गए हैं, तो 400 बिप्स ऑलरेडी बढ़ गए हैं। हमें लगता है अगले 18 महीने में हम उसको बढ़ा के अर्ली टू मिड 30s में ले आएंगे। और हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम उस आउटसाइज्ड ग्रोथ को इतने मार्जिन पे, अर्ली टू मिड 30s EBITDA मार्जिन पे डिलीवर कर पाएंगे काफी लंबे समय के लिए। और सर, जो रिपीटेड आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उसका अभी क्या आंकड़ा है और इसको किस तरह से आप बढ़ाने का सोच रहे हैं? हमारी पूरी कंपनी का बेसिस ही एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्रॉस सेल करना है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारी नेट कस्टमर रिटेंशन रेट्स 133-134% रही हैं। हमारी एवरेज लेंथ ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप्स 8-9 साल की हैं। तो बहुत ही स्टिकी मॉडल है ये। और इस मॉडल में जो हमारा क्रॉस सेल पोटेंशियल है, जो हमने जब एक्यूटी एक्वायर करी, बिटवीन एक्यूटीज कस्टमर बेस और हमारी कस्टमर बेस अब करीब 1.5 लाख डॉक्टर हैं। हम अगर एस्टिमेट करें जो हमारे 16 फीचर्स है, अगर हम वो 1.5 लाख डॉक्टर को बेचे तो करीब 28-29 बिलियन की अपॉर्चुनिटी आती है। अभी तो हम 325 मिलियन की कंपनी है। तो इसीलिए हमें लगता है कि वो ज्यादातर ग्रोथ सब क्रॉस सेल से आएगी। और हमारा अनुमान इस तरह से है कि हर साल 85 से 90% ग्रोथ विल बी थ्रू एग्जिस्टिंग कस्टमर एक्सपेंशन एंड 10-15% ग्रोथ विल बी थ्रू न्यू लोगोस। और सर, जो प्रोवाइडर इनेबल टेक्नोलॉजी की भी आप सर्विस देते हैं तो उसमें किस तरह से आप बढ़ेंगे? और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो उसका मार्केट शेयर आपका केवल सिंगल डिजिट में ही है, तो उसका मार्केट शेयर कितना बढ़ाने का फोकस रहेगा? एक्चुअली मार्केट शेयर तो अभी बहुत छोटा है, अगर आप देखें तो वेर ड्रॉप इन द ओशन। बट जैसे जैसे हमारी लीडरशिप पोजीशन कंसोलिडेट होती रहेगी एंड एज वी ग्रो फास्टर देन द आउटसोर्स टाइम, वो नेचुरली मार्केट शेयर पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं मार्केट शेयर का एस्टिमेट तो नहीं देना चाहूंगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमेरिका के 18% फिजिशियंस आज हमारे कस्टमर बेस में हैं। तो अगर हम उन्हीं कस्टमर्स को क्रॉस सेल कर दे पूरा, तो हमारा मार्केट शेयर 18% हो सकता है। वो 18% विल बी अबाउट अ कंपनी दैट इज अ साइज ऑफ 70-80 टाइम्स आवर करंट साइज। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 2-3-5 साल की स्टोरी नहीं है, ये 10-15-20 साल की स्टोरी है, आउटसाइज्ड रेवेन्यू ग्रोथ की एंड इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन ग्रोथ की।
और सर अभी अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, जो डेट की स्थिति है वो किस तरह से चेंज हुई है पिछले 2 साल के अंदर, और आगे उस पे आपका क्या फोकस रहेगा, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे आप उसे और कम कर सकेंगे? सी पहले 16 सालों में तो हमने कोई डेट लिया ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत हेल्दी कैश फ्लो जनरेट करता है। हमारा EBITDA टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन हमेशा 100% रहा है। तो हम तो 2023 तक हमारे पास करीब 750 करोड़ का फ्री कैश हो गया था बैलेंस शीट पे, और बिल्कुल डेट नहीं था। एंड ये दिस इज आफ्टर पेइंग अबाउट 300 करोड़ ऑफ डिविडेंड्स। फिर क्या हुआ, हमने जब एक्विटी एक्वायर करी तो वो हमने $220 मिलियन में एक्वायर करी, तो उसकी वजह से करीब 1000 करोड़ का नेट डेट हो गया। ये पिछले अक्टूबर 2023 में था। अब इंटरनल अक्रूवल्स की बेसिस पे वो 1000 करोड़ का नेट डेट सितंबर 30, 2024 में ऑलरेडी 570 करोड़ पे आ गया है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अगले साल किसी समय हम, इफ एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, हम फिर से डेट फ्री हो जाएंगे। अच्छा। एंड और फिर बिजनेस तो बहुत इंटरनल कैश जनरेट करता ही है, तो हमें प्राइमरी कैपिटल की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सर, तो आपने कहा कि अगले साल तक आप डेट फ्री हो जाएंगे, और ये भी अभी आप बता रहे सर, जो पूंजी जुटाई है उसमें आपको ग्रोथ के लिए पूंजी की जरूरत नहीं है, तो ग्रोथ आएगी कहाँ से? जब आप पैसा लगाएंगे ही नहीं तो ग्रोथ फिर कहाँ से लाएंगे? ये तो हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्रॉस सेल करके जो प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी बनाया है उसको हम क्रॉस सेल कर रहे हैं। हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट तो आज ऑलरेडी 10% की है। वो सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट को स्वेट करके हमारी ग्रोथ ड्राइव हो रही है। तो ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, राइट। एंड हम अब बहुत कंजर्वेटिवली ऑपरेट करते हैं। जो हम R&D में खर्च भी करते हैं करीब 5.5-6% रेवेन्यू, जो हम बढ़ा के 7-7.5% ऑफ रेवेन्यू खर्च करने वाले। और राइट, चलिए, तो ये पूरी चर्चा आपने अभी सुनी IKS हेल्थ के मैनेजमेंट हाल पे डाल लेते हैं एक नज़र, जहाँ पे लगभग 240 अंक टूटकर अब 23,960 के आसपास के लेवल्स हमें बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 1% की कमज़ोरी बाज़ार में फ़िलहाल। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 230 अंकों की कमज़ोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 900 अंक के नीचे 1% की कमज़ोरी, और बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं 51,640 के स्तर पर लगभग 500 अंकों की कमज़ोरी के साथ बना हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों की अगर हम बात करें, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखिए, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे 4% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट की वजह से हमने देखा कि IT शेयरों पर दबाव, इसमें LTI माइंट्री सबसे ज़्यादा टूटता हुआ लगभग 4% के आसपास। और इसके अलावा तेल और गैस शेयरों को अगर आप देखें तो यहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच बाजार की मिड डे मार्केट को लेकर क्या तैयारी है, क्या एक्शन है? अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। तो अंश, क्लियरली परफॉर्मर्स के लिहाज से या बेटर परफॉर्मर्स के लिहाज से फार्मा की स्टोरी अच्छी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी 24,000 के नीचे तो फिसल चुका है। हालांकि अगर चार्ट में देखें तो 200 DMA के आसपास से हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये 200 DMA करीबन 23,830 पे है। वहाँ से हम देखें तो इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अगर हम सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये सारे ही सेक्टर दबाव में नज़र आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी फार्मा एक ऐसा इंडेक्स है जो हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिस्ट में देखें, अगर निफ्टी फार्मा की लिस्ट ले आते हैं हम स्क्रीन पे, अगर इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं, जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है 2.5 से 5.5% तक की। इसमें से डॉक्टर रेड्डी पे एक्चुअली एक ब्रोकरेज नोट भी है नमूना की। उन्होंने अपना ब्रोकरेज रिकमेंडेशन जो है वो अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की राय दी है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी 1300 से बढ़ाकर 1500 का कर दिया है। तो यहाँ पे देखें तो अभी भी करीबन 200 रुपये का ऊपर की तरफ एक अपमूव इसमें नज़र आ सकता है नमूना के हिसाब से। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी IT इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर इंडेक्स को हम चार्ट पे देखें तो जहाँ पे लो बना था 20 DMA पर सपोर्ट लेके वहाँ से 1% ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें बिकॉली वाले स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें LTI माइंट्री, L&T टेक और इन्फोसिस जैसे शेयर नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2 से 4% की बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो इस गिरते हुए मार्केट में कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने ऑल टाइम हाई का लेवल टच किया, जैसे BSE, कोफोज और परसिस्टेंट हुआ। तो अगर मार्केट में कुछ भी खरीदारी आती है, रिवर्सल आता है आने वाले सेशंस में, तो इन स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ सकती है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें डॉक्टर रेड्डी, LTI माइंट्री और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं, जिनमें भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें।